विशेष अतिथि हमारे साथ भारत सरकार में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का आगमन हो चुका है, तो मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने माननीय मंत्री जी का जब हम इंतजार कर रहे थे, तो हम जैसा हमेशा करते हैं मंत्री जी की, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सबसे प्रमुख है और राष्ट्रवाद की रीढ़ धर्म और आध्यात्म के संवाद के साथ शुरू होती है। और इसलिए हमने अभी वो एक छोटा सा संवाद रखा, लेकिन अब हम औपचारिक रूप से आज के इस विशेष भारत निर्माण कॉन्क्लेव 2026 का शुरुआत करने वाले हैं। और ऐसे में मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी श्री किरण रिजिजू जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ आज की इस भारत कॉन्क्लेव की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और मैं अनुरोध करती हूं प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से कि वो माननीय मंत्री जी को मंच तक लेकर आए। तालियां बजती रहनी चाहिए। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जोश हाई होना चाहिए। अभी अभी महाराज जी ने कहा कि एक व्यक्ति का संवाद, एक व्यक्ति का वाक्य भी वो 100 के बराबर होता है। और हेलो, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अमूमन ये पंक्तियां हम दीपावली के पर्व पर बोलते हैं, लेकिन इस वक्त भारत में जिस विकास का दिया जल रहा है उसकी रोशनी भारत निर्माण के कण कण में बसी है। और इसीलिए दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत तालियों के साथ एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री जी का। और अब मैं अनुरोध करूंगी प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से कि वो इस फर्स्ट सेशन की शुरुआत करें, इस संवाद की शुरुआत करें। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और सुदर्शन कॉन्क्लेव का प्रारंभ भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो अटल जी के समय में भी मंत्री थे और अभी मोदी जी के पूर्ण कार्यकाल में मंत्री है, उनके हाथों, किरण रिजिजू के हाथों हमने किया है और अब हम उनसे संवाद करेंगे। किरण जी, हमने इसलिए आपको आपके हाथों उद्घाटन करने का तय किया। इसके कई कारण है। इसमें तो अटल जी के साथ काम करना, मोदी जी के साथ काम करना और सुदर्शन न्यूज चैनल की पूर्वोत्तर भारत के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि आप तो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका स्वागत करते हैं। और मेरा पहला प्रश्न यही है, क्योंकि ये 12 वर्ष मोदी सरकार के कैसे गए, इस विषय पर कॉन्क्लेव है। तो अटल जी के साथ काम और मोदी जी के साथ काम, इन 12 वर्षों को आप कैसा देखेंगे? हम लोग तो काफी सालों से सरकार सिर्फ अटल जी, मोदी जी का ही नहीं बल्कि बाकी सरकारों को भी देखा है। हाँ। तो बहुत फर्क है। कांग्रेस के जमाने में भी हमने देखा है। तो देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड गवर्नेंस जो अटल जी के समय में शुरू हुआ, तो अटल जी पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसको पर्याप्त समय मिला नहीं। 6 साल की
सरकार चली थी और हम लोग तो देखा है बहुत करीब से उस समय थे। लेकिन 2014 के बाद जिस तेज गति के साथ काम शुरू हुआ वो इस देश का जो इतिहास है उसको बदलने में सबसे बड़ा योगदान किया है। गवर्नेंस का दृष्टि से हम देखा जाएगा तो जो इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं स्कीम वो 14 के बाद हमने एक ऐतिहासिक स्तर पर देखा है। पहले तो हम लोग खुद फ्रस्ट्रेट होते थे सरकार में होके भी। हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी खुद ही फ्रस्ट्रेट थे कि पब्लिकली बोला था 15% ही पैसे लोगों तक पहुंचता है। तो लगभग प्रधानमंत्री का स्तर में भी सरेंडर थे कि कुछ हो नहीं सकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो समस्या है देश में उसको सुलह नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने सब कुछ बदल दिया। अब तो एक बटन दबाते हैं तो लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो कहने के लिए तो बहुत आसान है मगर वैसे ऐतिहासिक है। हाँ। कहने के लिए तो हम शब्दों में आसान से कह देते हैं लेकिन ये बदलाव कैसे हुआ? जो सब मान चुके थे हो ही नहीं सकता इस देश में कुछ, वो करके दिखाया है। आप पूर्वोत्तर भारत से हम शुरू करते फिर आपके मंत्रालय पे आएंगे। आपने विभिन्न बड़े मंत्रालयों का काम किया है। ऐसा माना जाता था कि पूर्वोत्तर भारत और हिंदुस्तान के विकास में जमीन आसमान का अंतर है और कुछ अगर होता भी था तो प्रतीकात्मक रूप में होता था। लेकिन मैं अभी पूर्वोत्तर में जाके आया तो ये देखा कि जो यहां हो रहा है उसी गति से वहां काम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का एक तरीके से देश के साथ जुड़ने का काम 2014 में शुरू हुआ। पहले तो यहाँ देश के लोग भी पूर्वोत्तर भारत के बारे में इतना नहीं जानते थे और पूर्वोत्तर भारत के लोग भी दिल्ली को दूरी महसूस करते थे। उसमें कोई फिजिकल इमोशनल कनेक्शन कोई था नहीं। औपचारिक तौर पर था, एक देश है तो एक ही सोच में हम लोग रहते हैं मगर फिजिकली कोई ऐसा काम नहीं था जिसको हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा काम हुआ है उस जमाने में। 14 के बाद मोदी जी ने काफी उसको फोकस तरीके से काम करने शुरू किया और मुझे लगता है कि अब नॉर्थ ईस्ट में भी उसी स्तर से विकास हो रहे हैं जैसे देश के और हिस्सों में हो रहे हैं। और अब हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है नॉर्थ ईस्ट की ओवरऑल वो देश का एवरेज ग्रोथ से ज्यादा है। इसलिए उन्होंने अष्टलक्ष्मी कहा मोदी जी। बाकी देश में अभी जितना ग्रोथ हो रहा है उसका लगभग 1.5 गुना उससे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इस वक्त। इसलिए मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी कहा। हाँ, अष्टलक्ष्मी थी इसलिए कि वो इसको एक लकी सिंबल हमारे सूर्य उदय जो है पूर्वोत्तर से होता है। हाँ। तो ईस्टर्न इंडिया जो है लकी होते हैं। हाँ। ईस्टर्न पार्ट। हाँ। तो इसलिए अष्टलक्ष्मी की 8 राज्यों का मिलन जो है हमारा देश के लिए एक आशीर्वाद के हिसाब से हमारे लिए शुभ है। इस तरीके से संकेत प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और सब लोग कहते थे कि आखिरी गांव है, मोदी जी ने कहा है आखिरी नहीं पहला गांव है। वो इसलिए कहा कि देश का जो भूगोल होता है, देश का जो साइज होता है वो तो उसके सीमा से तय होते हैं। आप लोग जैसे दिल्ली में बैठते हैं और दिल्ली के लोग हैं या जो सेंट्रल इंडिया में जो लोग बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि हम देश का सबसे मध्य में है, देश का केंद्र में है। लेकिन देश का जो शेप है, देश का साइज है वो तो बॉर्डर से शुरू होते हैं। और कोई भी देश अगर सुरक्षित सीमा है तो देश सुरक्षित है। तो उसका जो बॉर्डर में जो गांव थे पहले उसको आखिरी गांव, लास्ट गांव कहते थे। तो उसको मोदी जी ने एक नजरिया को बदलने का प्रयास किया कि वो आखिरी गांव नहीं है, वो हमारा पहला गांव है। इसलिए विकास वहां से शुरू होना चाहिए। क्योंकि विकास केवल बातों से नहीं होता, तो इसलिए जमीन पर कनेक्टिविटी चाहिए। तो जो कनेक्टिविटी के लिए आपकी सरकार ने पूर्वोत्तर में क्या किया? नहीं, वो तो रेल, रोड, हवाई अड्डा सब तो बने हैं। पहले तो कुछ था नहीं। हाँ। मेरे राज्य में भी पहले कोई
रेलवे नहीं थे, एयरपोर्ट नहीं थे, तो वो सब तो 14 के बाद ही बने हैं। कहने के लिए लिस्ट बहुत लंबा है, हाँ। क्योंकि सब कुछ तो 14 के बाद ही तो शुरू हुए हैं। पहले तो नॉर्मल जो एक औपचारिक जो बोलते हैं, जस्ट नाम के लिए रोड थे, मगर वो कच्चा रोड थे या सिंगल लेन थे, तो सारा हाईवे वगैरह तो अभी बनाना शुरू किया है। तो आप मानते हैं कि अभी पूर्वोत्तर हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनेगा? वो तो एक तरीके से बन गया है, क्योंकि काफी काम चल रहा है वो। आपके पास अल्पसंख्यक कल्याण योजना भी है, मंत्रालय भी है, और इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ सभी को देने का प्रयास किया। क्या प्रमुख योजनाएं आपके मंत्रालय के 12 साल में और आपके आने के बाद की आप कह सकते हैं? नहीं, वो तो गवर्नेंस का आर्ट को बदलने का जो प्रयास किया है मोदी जी ने। सबका साथ सबका विकास मतलब क्या है? जैसे कांग्रेस के जमाने में वो नारा लगाते थे कि मुसलमानों को पहले प्रेफरेंस करेंगे और माइनॉरिटी को पहले प्रेफरेंस करेंगे, और जात के नाम से राजनीति होते थे। तो मोदी जी ने कहा कि अगर खाता खोलना है तो भी सबका खाता खोलना है बैंक में, रास्ता बनाना है तो भी सबका रास्ता बनाना है, घर बनाना है तो भी सबके लिए बनाना है। तो इसमें जात धर्म का तो कोई सवाल नहीं उठता है। कोई भी काम अगर सबके लिए करेंगे तो फिर उसमें धर्म और जात को लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम दो बैठे हैं, हमारा बीच में अगर एक रोटी है, तो एक रोटी को बोलते हैं कि बांटना है, ज्यादा वो माइनॉरिटी वाला का दे दो। तो मोदी जी का कहना है कि एक रोटी क्या, 2 रोटी बनाओ, आपको भी मिल जाएगा, हमको भी मिल जाएगा। साधन को ज्यादा रिसोर्स बढ़ाओ, विकसित करना और सबको मौका देना, सबको लाभ पहुंचाना, ये कंसेप्ट है, एक फिलॉसफी है कि कोई छूट ना जाए और सबको न्याय मिले। हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करना चाहते, सबको न्याय दिलाना है। तो जो तंत्र का जो हमारे चलाने का जो नजरिया है, उसका वजह से बदलाव आया है। हम लोग 2014 में, मुझे याद है जब हम जन धन खाता के लिए गए थे खोलने के लिए, तो कई लोगों ने कहा कि ये तो सबके लिए बैंक अकाउंट खोल के क्या करेगा, पैसा तो है नहीं। तो फिर हमने कहा कि पहले अकाउंट खोलो, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होता है, देखते रहिए। फिर उसके बाद में कहा कि मुसलमानों का, जो गरीबों का बीच में तो बैंक है ही नहीं, तो बैंक खाता कैसे खोलेगा। फिर हमने कहा कि इसमें धर्म देखने का तो विषय है ही नहीं, कोई बैंक वाला तो ये नहीं पूछेगा कि मुसलमान का कि हिंदू का है। तो इस तरीके से वो लोग समझे नहीं है। फिर बाद में देखा तो वही बैंक खाता में तो सबका पैसे जाता है, जो भी आपका लाभ मिलने का है सरकारी काम का। फिर उसके बाद डिजिटल कैंपेन किया, फिर लोगों ने मजाक उड़ाया, गरीबों के घर में तो कोई डिजिटल सामग्री तो होते नहीं है, डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा। चिदम्बरम जी ने कहा था इस तो देश में नहीं, सिर्फ चिदम्बरम ही नहीं, सारे कांग्रेस लोग ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आज 2026 में ये पॉसिबल हो गए हैं। उस तरीके से उस समय जो मोदी जी का जो बड़ा सोच है, उसको लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज तो सब सत्य हो गए हैं। जो चीज मोदी जी ने शुरू किया, आज उसका क्रियान्वित भी हो रहा है। ये तो फर्क है। प्रॉब्लम क्या है कि ये सोशल मीडिया आने की वजह से लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, अटेंशन जो है सच्चाई की ओर नहीं, वो फेक न्यूज या जो प्रोपोगेंडा होते हैं, और बहुत सारे लोग तो धंधा ही फेक न्यूज फैलाने का धंधा करते हैं। तो उससे कुछ लोग भ्रमित होते हैं। अभी लगभग देश में कम से कम 400-500 यूट्यूब चैनल है जो एकदम समर्पित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ में न्यूज चलाते रहते हैं। एजेंडा उनके लिए किस्मत यह है कि आजकल यूट्यूब में व्यूअरशिप आने से पैसे मिलते हैं, तो उसका खर्चा भी निकल जाता है। लेकिन व्यूअरशिप तो कोई अच्छे लोग तो देखते नहीं है, उनके इकोसिस्टम आपस में ही देखते रहते हैं। आप देखिए ये यूट्यूब चैनल में
न्यूज का नाम से वो लोग चैनल खोले हुए हैं, लिए वो कोई न्यूज चैनल तो है नहीं है, वो बेसिकली एक प्रोपेगेंडा के लिए चैनल बनाया गया है। मैं तो देखता नहीं हूं क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय तो है नहीं, लेकिन हमको अच्छी तरह से मालूम है 2014 में जब हम दोबारा सरकार में आए तो कुछ न्यूज रीडर या न्यूज एंकर या कुछ जर्नलिस्ट है, उनका रंग सामने में आए, क्योंकि उससे पहले वो लोग अलग अलग न्यूज में न्यूज पढ़ते थे और न्यूज दिखाते थे। हमको तो नहीं मालूम था ये कम्युनिस्ट थे या लेफ्टिस्ट लोग थे, क्योंकि उनका लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोग बहुत चालाक होते हैं, तो वो अपना इमेज को बहुत सुंदर से वो लोग छुपाते हैं। निष्पक्ष और जो राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं, जैसे आप हैं, आप भी बहुत राष्ट्रवादी हैं तो जो राष्ट्रवादी विचार रखने वाले लोग थोड़ा भोला होता है, सीधा होता है, वो सीधा सीधा बोलते हैं और वो दिख जाता है कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो वामपंथी वाला होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, तो वो अपना इमेज को बहुत अच्छी तरह से छुपाते हैं। तो ये सारे जो नाम कई है, मैं तो नाम अभी कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा है। अब तो लोग उनको वो लोग भूल भी चुके, इसलिए उनका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। नहीं भूले मतलब क्या है कि वो गायब तो नहीं हुआ ना, वो तो यूट्यूब चैनल और कहीं ना वगैरह कहीं कहीं है। सोशल मीडिया में तो रहता ही है। ऐसा बहुत ज्यादा संख्या नहीं है हमारा देश में। वामपंथी और राहुल गांधी जी जैसे लोगों को प्रमोट करने वाला बहुत ज्यादा नहीं है, ये लोग 6-7% है देश में, लेकिन लगभग 80% सोशल मीडिया स्पेस को वो ऑक्युपाई करते हैं। आपका न्यूज, सुदर्शन न्यूज का कितना व्यूअरशिप है, कितना रीच है, वो तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि जो भी राष्ट्रवादी चैनल है वो प्रोपेगेंडा और अपना न्यूज पैकेज जो अट्रैक्टिव पैकेज करते हैं, उसमें आप वामपंथी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनका संख्या कम है क्योंकि झूठ चमकीला होता है। झूठ सिर्फ नहीं, वो चालाक होते हैं वो लोग तो वो लोग बहुत अच्छा से दिखा सकते हैं। तो हमारा देश में जो ऐसा लोग को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, और जो राष्ट्रवादी होते हैं उसको लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। वो शुरू से ऐसा हो गया, अभी नहीं, हजारों साल से एक प्रथा चलते आ रहा है कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो आक्रमण करने वालों को समर्थन करते हैं। और जो अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं उसको बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी मानते हैं हमारे देश में ज्यादातर लोग, और जो हिंदी बोलते हैं सोचते हैं कि ये तो देसी है। खेल भी देखिए, जो क्रिकेट खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, उसको इज्जत ज्यादा मिलता है। और जो कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कलड़ी पट्टू, ठंगता, गटका, जो देसी खेल खेलते हैं उन खिलाड़ियों को सम्मान कम देते हैं, क्योंकि मानसिकता ऐसा बन गया है कि जो गोरे चमड़े होते हैं वो ज्यादा खूबसूरत है, वो सुपीरियर है, जो काले होते हैं वो तो बदसूरत है। ऐसा मानसिकता पैदा कर दिया है। आपका बेटा अगर अफ्रीका में पढ़ता है तो आप कोई फक्र महसूस नहीं करते हैं। आपका बेटा इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में पढ़ेंगे तो आप फक्र से बताते हैं कि मेरा बेटा इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये बहुत बड़ा बीमारी है हमारा देश में। किसी आप अमेरिकन को बुला करके फिल्म फेयर अवार्ड दीजिए बंबई में, या किसी यूरोपियन को दिल्ली में बुला करके कोई भी अवार्ड दे दीजिए, वो न्यूज नहीं बनेगा। लेकिन किसी को आप नोबेल प्राइज या ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी कर दिया भारत से, 3 महीने ढोल बजते रहेगा। ये हमारा देश का बदकिस्मत है कि अपने ही देश का जो संस्कृति है, हमारा देश का वजूद है, उसको हम पहचानते नहीं है। मैंने बचपन से देखा है, हमारा देश का सबसे कमजोर होने का एक कारण यही है कि हम अपना संस्कृति को हम और अपना पहचान, अपना वजूद को हम ऊपर नहीं उठाते हैं। इसलिए जो वामपंथी विचारधारा,
वामपंथी विचारधारा कहां से आया? विदेशों से आया है और उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा देश में जागरूकता काफी आया है। हाँ। अब ये वामपंथियों को तो हमने किनारा करके रखा हुआ है। अब ये वोट हासिल करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। तभी तो आज राहुल गांधी जैसे लोग और उसके साथ कई लोग हैं, देश के खिलाफ लगातार बात करते रहते हैं और विदेशों में भी जा करके अपना देश का खिलाफ बात करते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपका चैनल कुछ वो चंद चैनलों में से है जो देश के प्रति लगाव है और कोई और भी हम न्यूज तो कार्यक्रम मोदी देश सरकार के लिए आने करते के हैं। पहले भी ऐसे ही थे। नहीं, आप सरकार से नहीं बने ना, आप मैं तो विचारधारा का बात करता हूं। बिल्कुल। हम लोग तो बचपन से हम ऐसे ही सोचने वाले लोग हैं। हम विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े हैं, तो बीजेपी तो सरकार में तो नहीं थे। हाँ बिल्कुल। हम भी पहले चुनाव तो हारते रहते थे कि बीजेपी को कोई जानते नहीं थे हमारे वहां में। हम लोगों को तो मजाक उड़ाते थे कि पहाड़ों में तो कमल खिल नहीं सकता है, आप अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं बीजेपी में रह करके। फिर भी हमने काम किया। हमारे लिए कोई सत्ता का कोई विशेष हमारा कोई लोभ नहीं है, लेकिन बीजेपी का विचारधारा और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आज जो हमने आपको कुछ बातें बताया उसको बदलने में बिल्कुल ये सक्षम हो। इको सिस्टम को मजबूत करने, चेंज करने में हो गए। आपके पास जो अल्पसंख्यक मंत्रालय पर हम बात कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी खास करके मुसलमानों को आज भी ऐसा लगता है कि हमारी अपनी सरकार नहीं है। नहीं, वो मैं मुसलमानों को ब्लेम नहीं करूंगा। मुसलमानों को जिन्होंने गुमराह किया मैं उनको ब्लेम करूंगा, क्योंकि मुसलमान इस देश में नागरिक की तरह पेश नहीं किया गया है। मुसलमानों को वोट बैंक बना करके पेश किया गया है। कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट, वो मुसलमानों को वोट बैंक मानता है। हम लोग मुसलमानों को भारत का नागरिक का रूप से हम लोग देखते हैं। किसी भी समुदाय को आप एक वोट बैंक राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो फिर आप कल्याण नहीं कर सकते हैं। भड़काते रहेंगे, डराते रहते हैं कि बीजेपी आ जाएगा, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन हिंदुओं में बहुत बड़ा कमजोरी है इस देश में। आधा हिंदू भी तो वही काम करते हैं जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट करते हैं। अब मैं पार्लियामेंट में इतने सालों से हूं, जब भी कोई हिंदू के बारे में बात करते हैं उसमें तो आधा विरोध तो हिंदू लोग ही करते हैं, जब भी तो हजारों साल से हम गुलाम हैं। बिल्कुल। अगर हिंदू एकजुट होते तो कभी भी हम कमजोर नहीं होते। हम 1000 साल कैसे गुलाम रहते हैं। आज भी आप देखिए कई पार्टी है, सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट सिर्फ नहीं है, कई पार्टी है इस देश में जो हिंदू को गाली करके अपना वोट बैंक बनाते रहते हैं। उसी से तो देश को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए मैंने कहा मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन हमारा देश में सरकारी नोटिफिकेशन के हिसाब से 4-6 समुदाय है जिसको माइनॉरिटी कहते हैं। हिंदू है और बाकी 6 समुदाय है। लेकिन हम तो सेकुलर मुल्क में रहते हैं तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, सब बराबर है। लेकिन कांग्रेस के जमाने में जो नोटिफिकेशन निकला उसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी इसको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के बाद फिर बार बार कहना कि माइनॉरिटी जो है इस देश में सुरक्षित नहीं है। तो मैंने कई बार सवाल उठाया है कि मुझे एक माइनॉरिटी दिखाइए जो डर से हिंदुस्तान छोड़ के विदेश चले गई है, मुझे दिखाइए। हाँ, जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, कई जगह से लोग यहां आए हैं, यहां शरण लेने के लिए आए हैं हमारा देश में। लेकिन हमारा देश छोड़ के दूसरे जगह में शरण लेने गए हैं। मुझे ऐसे चीज बताइए, एक उदाहरण दीजिए। मिलेगा नहीं? नहीं मिलेगा। बिल्कुल।
आपके पास संसदीय कार्य मंत्रालय भी है। इस देश में सबसे मुश्किल काम अगर कुछ होगा तो मुझे लगता है संसदीय कार्य मंत्री बनना होगा। नहीं, मुश्किल नहीं है, वो तो ये देश ही संसदीय लोकतंत्र है। हाँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट ही लोगों का सोच विचार भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि हर आदमी जाके तो पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते। कहने का अर्थ यह कि इस देश में लोग अपने आप को शासन करते हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो इसमें लेकिन पार्लियामेंट में हंगामा होते हैं तो हमारे मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट में हंगामा होते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होते हैं। पार्लियामेंट में तो हंगामा होगा ही। हाँ, इतना बड़ा लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि एक जगह जमा होते हैं तो हंगामा तो होगा ना। मुझे कई कॉलेज और स्कूल के बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि सर पार्लियामेंट में इतना हंगामा क्यों होते हैं। अरे पार्लियामेंट में हंगामा होगा ही, इसमें ये आप गलत फहमी मत रही है। ये कोई राजा नहीं है यहाँ पे, या कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई मिलिट्री रूल नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में अगर पार्लियामेंट में बहस होगा तो वहां हंगामा भी होगा, इसमें कोई परेशानी होने का कोई बात नहीं है। परेशानी तब होती है जब लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही अगर कोई हाईजैक करना चाहता है तो मुझे चिंता होता है। अगर वहां बहस नहीं होगा, सिर्फ नाराबाजी और सिर्फ वहां व्यवधान ही होगा तो फिर वो तो अच्छी बात नहीं है। मेरे लिए पार्लियामेंट चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल ये है कि राहुल गांधी जैसे लोगों को कैसे सुधारा जाए। मैंने शुरू में सोचा था कि सुधर जाएंगे, धीरे धीरे सुधरेंगे, लेकिन वो सुधरे नहीं है, वो तो बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे में लोग लगे हुए हैं। देखिए आपसे बात से सब सहमत है। हाँ, नहीं सहमत मतलब मैं सही बात को बता रहा हूं। क्या है कि पहले में एक शिष्टाचार होते थे, जैसे कि मैं चुनाव लड़ा, आप चुनाव लड़ा, जो भी जीतेगा तो मुझे उसको कांग्रेचुलेशन देना है ना। आपको मैं कांग्रेचुलेशन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बिल्कुल। जैसे आज किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, कोई मुख्यमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी उसको विश करते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको बधाई। तो बधाई देता है, ये शिष्टाचार है। राहुल गांधी जी आज तक चुनाव हारने के बाद जीतने वाला को बधाई देता नहीं है। हारते ही तुरंत बोलते कि चोरी करके जीता है। मतलब इसको कैसे आप पेश किया जाए, इसलिए मैंने कहा, जब वो भी नए नए सांसद बन के आए थे, हम लोग तो कॉन्टेम्पररी है, मैं सोचते थे राहुल गांधी जी मैच्योर्ड नहीं है, आगे जाकर के मैच्योर्ड होगा, ये मेरा उम्मीद था। और क्योंकि उस समय तो वो एक युवराज जैसे था। हम लोग तो पार्लियामेंट में मेहनत करके सुबह सुबह 6 बजे कागज तैयार करके सवाल पूछने के लिए, अपना काम करने के लिए भाषण तैयारी करते थे और पढ़ते थे। हाँ। उनको तो ये सब जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी के तो लिखित सब तैयार करके आ जाते हैं, पूरा फौज तैयार होते हैं। अचानक 2 बजे बोलेंगे कि लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण होगा। वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, रक्षा मंत्री नहीं है, होम मिनिस्टर नहीं, कोई मंत्री नहीं, कुछ नहीं। सीधा वहां से नोटिस आता है स्पीकर ऑफिस से कि 2 बजे राहुल गांधी बोलेंगे। सारे कांग्रेस के जमावड़ा हो जाता है सुनने के लिए वहां, और पूरा ताली बजाने के लिए वहां बैठा हुआ है। तो ये ट्रीटमेंट कैसे है? हम भी एमपी है, वो भी एमपी है, उसको ट्रीटमेंट क्यों देना चाहिए? अगर वो आज के दिन में नेता प्रतिपक्ष है तो अगर वो आज भाषण देते हैं तो उसका मायना रखता है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, उसका एक संवैधानिक गरिमा है। लेकिन उस समय तो वो कुछ नहीं थे। तो तब मैंने देखा कि चलो नए नए हैं, उसको युवराज की तरह लोग एकदम फौज लगे हुए हैं, वो आगे जाकर के धीरे धीरे जिंदगी में जब असलियत का सामना करेंगे,
जब कठिन परिस्थिति का सामना करेंगे तो लोग सुधरेंगे, ये तो उम्मीद है। तभी मैंने कहा कि राहुल गांधी जी शुरू में जैसे थे उससे सुधरने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहे। आपकी उम्मीद टूट गई है। उम्मीद टूटा नहीं, वो तो और बिगड़ गई ना। अब तो पहले तो कम से कम थोड़ा उसका जो भाषण थे ड्राफ्ट करते समय सोच के बैलेंस ड्राफ्ट होते थे। आजकल तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट देश का खिलाफ भाषण करते हैं। कितना गिरा है। सोरोस एजेंडा चल रहा है। सोरोस का एजेंडा तो है, लेकिन वो बच्चा तो नहीं है ना कि उसके एजेंडा में चलना चाहिए क्या? आपका परिवार को, आपका पूरा पार्टी को इतना मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के परिवार को इस देश ने जो मौका दिया है, कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और कोई आगे इतना मौका मिलेगा भी नहीं। लेकिन 1947 से लेकर के हम आज तक अमीर राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया? अमीर राष्ट्र यानी कि विकसित भारत बनने का प्रक्रिया 2014 के बाद शुरू की है। और मोदी जी ने टारगेट रखा कि हम पिछले 75 साल में हम विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए, लेकिन जो आने वाला 25 साल है उसमें तो हम विकसित बनना चाहिए। तो 100 साल का टारगेट में हमने लगभग 70 साल तो बर्बाद किया, 60 साल तो कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने बर्बाद किया। हमारे पास सीमित समय है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम डबल स्पीड से काम करेंगे तो 2047 में हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। हम जैसे लोग जो गांवों से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, हम तो एमपी बनने तक 2 दिन पैदल चलते थे गांव के लिए। तो बाद में मैं खुद सांसद बनने के बाद हमने अपना गांव के लिए रास्ता बनाया। तो आप ये सारे चीज को देखिए ना कि हम कांग्रेस के जमाने में इतने सालों तक 60 वर्ष तक हम क्या कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया का वजह से काफी डाइल्यूट हो गए। आपने आपके गांव की बात की तो मैं भी हमारे गांव की बात कर लेता हूं। हमने भी नागालैंड में अंतिम गांव है रोजाजो, उसको गोद लिया है। जब मैं वहां 2018 में गया तो सड़क नहीं थी, बस नहीं थी, मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से नहीं चल रहा था। हमने वहां बस शुरू की, वहां पर सड़क बनवाई, वहां पर के बच्चों को गोद लिया और आज वो सुदर्शन में पत्रकारिता करे। तो इतने वर्ष क्या कर रही थी सरकारें? बड़ा प्रश्न था। नहीं, उसमें देखिए पहले जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने। उसमें रूल जब बनाया तो पूरा तहसील या एक ब्लॉक होते हैं, अगर ब्लॉक में इलेक्ट्रिक लाइन पहुंच गया तो उस एरिया को इलेक्ट्रीफाइड माना जाता है। बाद में सुधर के उसको गांव में अगर इलेक्ट्रिसिटी का लाइन पहुंच गया तो वो गांव को इलेक्ट्रीफाइड माना जाता है। हालांकि 60% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो बाद में अटल जी के समय में इसको कहा कि नहीं, हर घर में बिजली पहुंचेगा तब उसको हम इलेक्ट्रीफाइड माना जाएगा। तो अब तो मोदी जी ने स्तर ही बदल दिया, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बदल गया ना। अब तो घर घर में पानी पहुंचाना है, हर घर का बिजली और बल्ब भी पूरा उसमें, घर का अंदर में चूल्हा जलाना, गैस पहुंचाना। तो अब इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट पहुंच गया। पहले तो एरिया में छूने से ही उस एरिया को पूरा मिल गया, ऐसा कंसेप्ट था। तो विकास का भी पैमाना होता है, वो काफी बदल। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो दीनदयाल जी का सपना को मोदी जी ने पूरा कर रहे हैं। हम लोग, मैं 35 साल से मैं राजनीति में हूं, मैं 8 चुनाव लड़ चुका हूं। मैंने 8 चुनाव लड़ते समय पहला चुनाव से लेकर के आज तक मैंने बदलाव को देखा है। पहले का चुनाव में तो हम लोग प्रचार करते थे कि हमारा एरिया में हम स्कूल लाएंगे, हमारे एरिया में हम बिजली लाने का कोशिश करेंगे, हम हमारे एरिया में रोड पहुंचाने का कोशिश करेंगे। शुरू का जो हमारा प्रचार का जो स्टाइल यही था। अब सिर्फ स्कूल होने से नहीं होगा, स्कूल क्वालिटी स्कूल होना चाहिए। अब हमारे गांव नहीं, घर घर तक बिजली होना चाहिए, घर घर तक पानी पहुंचना है, घर घर तक रोड पहुंचना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल लेवल तक का बदलाव, ये तो मोदी जी के समय में ही क्रियान्वित हो रहा है। ये सब चीज पहले तो भाषणबाजी ही चलते थे, बिल्कुल कुछ था नहीं उस तो समय। डिलीवरी महत्वपूर्ण हो गई है। बिल्कुल। तो
वैसे तो आपके साथ बातचीत में एक मुझे फिटनेस का सवाल पूछना था, लेकिन मुझे ऐसा मेरे मन में आ रहा है कि एक फिटनेस पे अलग से कॉन्क्लेव किया जाए, जिसमें फिटनेस पर किरण जी का एक अलग सेशन किया जाए। नहीं, फिटनेस आप लोग तैयार है ना? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा देश में ज्यादातर लोग फिट नहीं थे। अभी भी पूरा फिट नहीं हुआ। मैं दुख लगता हूं इस बात को, सचमुच में। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, जब मैं यूनिवर्सिटी में थे, लॉ पढ़ रहे थे, मुझे ताजुब लगता था दिल्ली में कि 60-65 इयर्स में लोग चल नहीं पाते हैं, लुढ़क के चलते हैं। कितना अनफिट है। बिल्कुल। समाज को चिंता करना चाहिए। हमारे वहां 80 साल के लोग भी आराम से दौड़ते हैं। मेरे पिताजी कितना बूढ़ा हो गए, अभी भी आराम से घूमते हैं। बहुत फर्क है। मैंने अपने जिंदगी में एक चीज सीखा है कि कठिनाई कितना भी क्यों ना हो, मैं खुश रहूंगा, और परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, मैं फिट रहूंगा। बिल्कुल। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आपका बाकी चीज कोई मतलब नहीं रखता। बिल्कुल। लेटते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। जब भी मोदी जी ने जब खेलो इंडिया लॉन्च किया, और जब मैं खेल मंत्री थे, तब साथ साथ में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, ताकि फिटनेस का एक कल्चर पैदा हो। अभी तो कॉलोनी में लोग सुबह सुबह पैदल चल रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई जिम कर रहे हैं, कोई ट्रैकिंग में जा रहा है। तो एक अवेयरनेस आया ना। मैं कह रहा हूं कि 100% नहीं हुआ अभी भी, लेकिन जब फिट इंडिया कैंपेन किया, उसके वजह से हमारा देश में फिटनेस का स्तर काफी बढ़ा है। और देश के लोग फिट रहेगा तभी तो देश फिट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बीमारी लोग भर जाएगा तो देश बीमार हो जाएगा, और लोग फिट रहेगा तो देश बिल्कुल। व्यक्ति ऑब्वियसली स्वस्थ फिट रहेगा। तभी समाज स्वस्थ, तभी देश स्वस्थ। आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और कहा भी जाता है कि मंत्री जी अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और जब हम अक्सर देखते हैं जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सहमति और असहमति के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाना है, माननीय मंत्री जी ये जानते समझते हैं। और आभार व्यक्त करते हुए प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। धन्यवाद मंत्री जी।